हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में लोग बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए, मैट्रिक वालों के लिए, जो भी छात्र आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। जो भी छात्र मैट्रिक का एग्जाम देना चाहते हैं आगामी बोर्ड परीक्षाओं में और इस तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिला करेगा दोस्तों, और वो भी हर एक सब्जेक्ट का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस विज्ञान से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। इस मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप लोग अपना सभी चैप्टर वाइज यहाँ पे पीडीएफ और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि इसी तरह का रोज़ वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जब तक आप लोगों का एग्जाम ना हो जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी, देख सकते हैं 2013 में वो पूछा जा चुका है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी कौन सा गैस है दोस्तों, जानते होंगे आप लोग, CO2। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है CO2 गैस। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और एक लाइन में आप लोग के मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ऑप्शन जिसमें सही होता है। ठीक है, वो आप लोग को OMR सीट में भरना रहता है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ठीक है, नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो आवश्यक होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है आपका यूरेनियम। जो यूरेनियम बहुत ही महंगा धातु होता है दोस्तों, तो ये आप लोग को याद रखना है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो आवश्यक होता है वो यूरेनियम होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का C। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका था। 3 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय क्या होता है दोस्तों, जिसको हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय यहाँ पे देखिए, आप लोग को ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा। कोयला, ये लाखों वर्ष लग जाते हैं इसमें। पेट्रोल, इसमें भी लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। सौर ऊर्जा, तो ये देखिए, यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से आने वाली ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो ये आप लोग को 3 का C याद रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 नंबर देखते हैं दोस्तों कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या बोला जा रहा है कि ऊर्जा के सभी रूप में, मान लो कोयला भी एक प्रकार का ऊर्जा, क्योंकि उससे उष्मा निकलता है दोस्तों, और उष्मा से जानती होंगे आप लोग, पहले जो जमाना था दोस्तों, उसमें बहुत साल पहले कोयला से ही ट्रेन खींचा था, उसके भाप से, वाष्प से। तो जानते होंगे एक तरह से इसमें भी ऊर्जा है, जल में भी ऊर्जा है, परमाणु भी ऊर्जा है। और ये माना जाता है दोस्तों यहाँ पे कि सभी रूप में अनंत स्रोत। तो अनंत स्रोत जानते होंगे दोस्तों किस में पाया जाता है, ये सूर्य में, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे अनंत है। ठीक है, और ये रेगुलर आप लोगों को मिलता रहा है दोस्तों, इससे ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत जो माना जाता है, ये सूर्य को माना जाता है, क्योंकि इसके पास विशाल भंडार है दोस्तों ऊर्जा का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का C। 5 नंबर देखते हैं दोस्तों कि पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि पवन चक्की, जानते होंगे दोस्तों, रेगिस्तान मतलब जहाँ पे पवन चक्की प्लांट लगाया जाता है दोस्तों, उससे उपयोगी जो ऊर्जा निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है, जो पवन चक्की लगाया जाता है उसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का जो न्यूनतम योग होता है दोस्तों, वो कितना होता है। ठीक है, तभी वो पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको ये जवाब जानने के लिए यहाँ पे 15 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर पवन जाता है दोस्तों, न्यूनतम ये है, 15 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 15 किलोमीटर ये न्यूनतम है। 15 किलोमीटर से अगर प्लस रहता है दोस्तों, तब आप लोग पवन चक्की से ऊर्जा निकाल सकते हो, जिसको हम लोग पवन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, और उसमें पवन का न्यूनतम जो यहाँ पे वेग होना चाहिए, चाल जो होना चाहिए दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ये आप लोग याद रखिएगा, 5 का B राइट आंसर है। 6 नंबर देखते हैं दोस्तों कि बायोगैस। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव है दोस्तों, वो मीथेन गैस होता है। बहुत सारे आप पढ़े होंगे क्लास 9th 10th में ये CH4। यहाँ दोस्तों बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, CH4। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का B। देखिए दोस्तों, इस तरह के आप लोग को रेगुलर इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर एक छात्र जुड़ पाए दोस्तों, और हर एक छात्र बढ़िया बढ़िया नंबर यहाँ से ले पाए, और आप लोग को एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मैं गारंटी आप लोग को देता हूँ। ठीक है,
7 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को लकड़ी है, गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है, कोयला है। देखिए दोस्तों आप लोग को इस ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है मिला जुला होगा, ठीक है। जैसे देखिए कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत उदाहरण नहीं है, ठीक है। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला ये सभी जैव मात्रा का है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत से मिलता जुलता ही नहीं है। तो ठीक है, इस ऑप्शन से भी आप लोग यहाँ पे पकड़ सकते हो दोस्तों। तो ये नाभिकीय ऊर्जा आप लोग को सही मारना है यहाँ पे 7 का सी, ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो 7 का सी आपका राइट आंसर है। चलिए 8 नंबर देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत, मैंने अभी कुछ देर पहले ही आप लोग को बताया था दोस्तों ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए सेकेंड जो होता है दोस्तों आप लोग को फर्स्ट मतलब सिटिंग, सेकेंड सिटिंग, ये कुछ क्वेश्चन जो है मिक्स हो जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछ दिए जाते हैं एक ही, ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो ये आप लोग को यहाँ पे देखिए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और 2014 में वो भी क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन दूसरे रूप से। क्या बोला जाता है तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है, तो ये सूर्य है, ठीक है। तो ये आप लोग को यहाँ पे याद रखा है, न कि चंद्रमा मार देना। चंद्रमा के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है दोस्तों, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है और उस पर मतलब जो है लाइट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है। देखिए दोस्तों पृथ्वी जो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर अगर हम लोग को ऊर्जा आता है दोस्तों सूर्य के द्वारा, तो वो हम लोग कौन सा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रकाश ऊर्जा या फिर ऊष्मा ऊर्जा। तो जानते होंगे दोस्तों हम लोग दोनों ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रकाश ऊर्जा जिससे दिन में उजाला होता है, और ऊष्मा ऊर्जा अगर आप लोग सौर कुकर नाम सुने हो दोस्तों, तो सौर कुकर से होता क्या है, सूर्य से आने वाली रोशनी को उसमें दिया जाता है और उस मतलब जो सौर कुकर होता है उसमें खाना पकाया जाता है। तो ये दोनों होता है ना। तो 9 का सी आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों। तो 9 का सी। 10 नंबर देखते हैं दोस्तों कि ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देना पड़ता है। बात सही है दोस्तों। क्या है कि ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ हीट देना पड़ता है, उसमें इस ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई भी ईंधन को अगर जलाते हैं तो प्रारंभ में हम उसमें कुछ ऊष्मा देते हैं, तो इस ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निवेश एनर्जी उसको बोलते हैं दोस्तों, निवेश ऊर्जा, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको 10 का ए, ठीक है। प्रारंभिक ऊर्जा, निवेश ऊर्जा उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे 10 का ए। 11 है दोस्तों कि भोजन से प्राप्त क्या होता है, भोजन से हमें प्राप्त होता है। जानते होंगे दोस्तों अगर हम लोग भोजन करते हैं तो इससे आप लोग मतलब हम लोग को क्या प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है कि जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, रासायनिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा, या फिर ए और बी दोनों। जानते होंगे दोस्तों जब हम लोग भोजन करते हैं तो उससे जैविक प्रक्रम भी होता है और रासायनिक जो कार्य क्रियाकलाप होता है वो दोनों के लिए यहाँ पे भोजन जो ऊर्जा होता है मिलता है भोजन से। तो यहाँ पे 11 का सी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 12 नंबर देखते हैं कि वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक होता है पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या फिर दोनों। तो जानते होंगे दोस्तों आजकल जो है यहाँ पे नेचुरल गैस, ठीक है, और पेट्रोल और डीजल ये तीनों जो है यहाँ पे प्राप्त होता है दोस्तों वाहनों में ईंधन के रूप में। तो ये आप लोग 9 का 12 का सी याद रखिएगा। अगर यहाँ पे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और डीजल रहता ऑप्शन दोस्तों, और यहाँ पे डी में रहता इनमें से सभी, तो इनमें से सभी आप लोग मारते, लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है और चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे 12 का सी या सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर। बोला जा रहा है कि डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का जो उपयोग होता है दोस्तों वो भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, ए और बी दोनों। देखिए यहाँ पे दोस्तों भारी वाहनों, छोटा वाहन हो या फिर कोई भी वाहन हो जिसमें डीजल का उपयोग तो होता ही है, और रेल के इंजन में भी डीजल का ही प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन विद्युत उत्पादन में ये डीजल यहाँ पे उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। 13 का यहाँ पे डी हो जाएगा। क्यों यहाँ पे विद्युत उत्पादन में नहीं होता है दोस्तों, जानते होंगे दोस्तों विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन जहाँ पे लगाया जाता है तो वहाँ पे पानी ऊपर से गिराया जाता है, तब वो टरबाइन जो घूमता है वहाँ से बिजली उत्पादन होता है। तो वहाँ पे डीजल का उपयोग नहीं किया जाता है ना, और डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में और रेल के इंजनों में। तो 13 का डी आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन में व्यापक पैमानों पर उपयोग से क्या होता है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन होता है ना दोस्तों, बहुत सारे
बहुत साल पहले अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे होता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस, पेट्रोलियम गैस हो गया, इस तरह को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं ना। तो जीवाश्म ईंधनों में व्यापक पैमाने पर उपयोग से क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जानते होंगे पर्यावरण प्रदूषित होता है, पर्यावरण अप्रभावित होता है, पर्यावरण में विषैली गैसों की मात्रा रहती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जीवाश्म ईंधनों में व्यापक पैमाने पर जो उपयोग से अगर हम लोग करते हैं तो वो पर्यावरण प्रदूषित होता है। उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण यहाँ पे हम पेट्रोलियम, जैसे डीजल का उपयोग करते हैं, पेट्रोल का। अगर हम लोग पेट्रोल जो है व्यापक पैमाने पर ज़्यादा उपयोग करने लगेंगे दोस्तों, तो उससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो यहाँ पे 14 का आप लोग याद रखिएगा ए, ठीक है। तो से उत्तर 14 का ए। 15 नंबर है दोस्तों कि नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है, जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है। क्या बोला जा रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, जो भूमि के अंदर से निकलता है उसको भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं, जो दीर्घकालिक है, ठीक है, और जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है। तो किस ऊर्जा से यहाँ पे भिन्न है दोस्तों, ये दोनों ऊर्जा, तो उस ऊर्जा का नाम है सौर ऊर्जा, ठीक है। सौर ऊर्जा दोनों से भिन्न है, क्योंकि सौर ऊर्जा तो एक अलग ऊर्जा हो गया। नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जो दीर्घकालिक है, तो ये किस ऊर्जा से भिन्न है दोस्तों, तो ये सौर ऊर्जा से भिन्न है, ठीक है। जैसे ये मान लो कि ये अनवीकरणीय स्रोत है, तो ये आप लोगों को नवीकरणीय स्रोत है, तो दोनों में भिन्न है दोस्तों। 16 नंबर है कि तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र को क्या कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले जो यंत्र होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जल विद्युत यंत्र, ठीक है, जल विद्युत संयंत्र। तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र को जल विद्युत संयंत्र कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। जल से ही होगा, ताप से तो होगा ही नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जल, क्योंकि यहाँ पे जल, तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो जल विद्युत संयंत्र कहते हैं हम। 17 नंबर देखते हैं दोस्तों कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। तो जल विद्युत ऊर्जा जो है दोस्तों, ये एक तरह से आप लोगों को नवीकरणीय है, ठीक है, क्योंकि जल जानते होंगे दोस्तों, यहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो नवीकरणीय। तो जल को बनाने में दोस्तों काफ़ी समय तो लगता नहीं है, तो ये इसलिए यहाँ पे नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। जैसे सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है, तो ये नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है, ठीक है। पेट्रोलियम ऊर्जा, तो ये अनवीकरणीय हो जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है बनने में, ठीक है। 18 देखते हैं दोस्तों, बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ सकते हो आप लोग। देखिए, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप, ठीक है, तमिलनाडु में, भारत के तमिलनाडु एक राज्य है दोस्तों, वहाँ पे कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह कितना विद्युत उत्पादन करता है। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी के समीप भारत का जो विशालतम पवन ऊर्जा फार्म जो है स्थापित किया गया है, तो उस विशालतम पवन ऊर्जा फार्म से कितना विद्युत उत्पन्न होता है, मतलब वो यह जो है कितना विद्युत उत्पन्न करता है, तो ये आप लोग को बताना है दोस्तों। तो ये उत्पादन करता है 380 मेगावाट, ठीक है, 380 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन करता है, जो भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 380 मेगावाट आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर बोला जा रहा है कि सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है। तो सौर कुकर में जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका ग्रीन हाउस, ठीक है, किस प्रभाव का, तो ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव का उपयोग होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होगा नहीं, तापीय होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव से ये प्रयोग होता है दोस्तों, सौर कुकर। तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किस प्रभाव पहले ही दे दिया है, तो यहाँ पे हरित गृह प्रभाव, इस ग्रीन हाउस को लिख सकते हैं, ठीक है, 19 का ए। 20 नंबर है दोस्तों कि मानव निर्मित उपग्रहों तथा अन्वेषक युक्तियों में मार्स ऑर्बिटरों प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव निर्मित उपग्रहों तथा अन्वेषक युक्तियों में मार्स ऑर्बिटरों प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका हम लोग बोलते हैं सौर सेल का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 20 का सी। मानव निर्मित उपग्रहों में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, सौर सेल का, तथा अन्वेषक युक्तियों में मार्स ऑर्बिटरों प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में भी हम लोग सौर सेल का उपयोग करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और रेगुलर वीडियो आएगा दोस्तों इस चैनल के माध्यम से, अगर चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? तो उपयोग में लाए जाने वाला सौर सेल पैनल होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग को सौर सेल पैनल होता है। रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में उपयोग में लाए जाने वाले सौर सेल पैनल होता है, ठीक है। तो 21 का ए याद रखिएगा। 22 नंबर है कि ट्रैफिक सिग्नलों तथा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? क्या बोला जा रहा है दोस्तों कि ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, और खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो उस सेल का नाम है दोस्तों सौर सेल, ठीक है। तो याद रखिएगा 22 का सी। 23 है कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका पुनर्जनन हो सकता है तो उन्हें किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? पुनर्जनन मतलब फिर से प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर 23 का ए। हालांकि अनवीकरणीय स्रोत भी होता है दोस्तों, उसमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए यहाँ पे नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण ही होगा। 24 है दोस्तों कि तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है? तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है दोस्तों? तो उस ऊर्जा का नाम है आपका विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 24 का बी। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 1 से 24 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। 24 से आगे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हम लोग ऊर्जा के स्रोत चैप्टर जो है दोस्तों फिजिक्स में उससे कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर चैप्टर वाइज मॉडल सेट, पहले चैप्टर वाइज हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद मॉडल सेट आप लोग को रेगुलर 20-20 मॉडल सेट हर सब्जेक्ट का देने वाला हूँ। अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं दोस्तों तो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह का आप लोग को रेगुलर फ्री में वीडियो मिला करे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।